मई जून 2023 पेपर 1 वेरिएंट 2 9702 फिज़िक्स पेपर 1 एमसीक्यूज़ का ये पेपर है 2023 का और अभी रिसेंटली जिसका रिज़ल्ट आया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टोन सिंक्स इन वाटर। स्टोन सिंक्स इन वाटर। कोई चीज़ सिंक कब होती है? जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर स्टोन सिंक हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ स्टोन मस्ट बी लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जो चीज़ सिंक होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती है। तो पानी ऊपर है, स्टोन सिंक कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी ऑफ स्टोन ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू फॉर द डेंसिटी ऑफ द स्टोन? मेरा बेटा, चूँकि ये आपके पास एस्टिमेशन का क्वेश्चन है तो आपको यूजुअली मालूम होता है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो आपके पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टोन है। ये आपको कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करवाते हैं क्लास के अंदर। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू। अगर हम ऑप्शन सी और डी को सबसे पहले देख लें, ऑप्शन सी और डी की पहले बात कर लें, तो इसके अंदर न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, तो ये आपके पास ये दो यूनिट्स पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास आ जाता है फर्स्ट टू यानी ए और बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए के अंदर जो डेंसिटी आ रही है वो हमारे पास आ रही है 8 टाइम्स 10 टू द पावर 2 मींस 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपके पास पानी की डेंसिटी 1000 है तो स्टोन की डेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1000। तो बी ऑप्शन देखें तो दिस इज 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो मोस्ट लाइकली आपके पास आंसर मस्ट बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गीगामीटर, टेरामीटर, माइक्रोमीटर एंड पिकोमीटर आर ऑल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है कि अगर गीगा है तो गीगा का मतलब आपके पास 10 टू द पावर प्लस 9 होता है। ठीक है, और टेरामीटर्स का मतलब आपके पास 10 टू द पावर 12 होता है। ठीक है, और माइक्रो का मतलब आपके पास 10 टू द पावर -6 होता है। और मेरा बेटा पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12। नाउ आगे सवाल देखते हैं, आर ऑल यूनिट्स ऑफ लेंथ विच यूनिट इज द लार्जेस्ट। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, इन दो में, दोनों ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा होगा? डेफिनेटली टेरामीटर 10 टू पावर 12। एंड विच यूनिट इज द स्मॉलेस्ट, तो आपके पास स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इन दो के अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर है 10 टू पावर -12। तो टेरामीटर और पिकोमीटर आपके पास आंसर होना चाहिए। तो लार्जेस्ट यूनिट आपके पास टेरामीटर है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास पिकोमीटर है, तो आंसर मस्ट बी डी। जी मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, टू मेजरमेंट्स फॉर अ सॉलिड स्फीयर एज शोन। मास दिया हुआ है विद इट्स अनसर्टेनिटी इन ग्राम्स और डायमीटर दिया हुआ है विद इट्स अनसर्टेनिटी इन सेंटीमीटर। दीज वैल्यूज आर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ये एक अच्छी चीज़ हमें पता चली कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका शेप क्या है? स्फेरिक, स्फीयर है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो तो फिर हम अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी क्या होगा? डेल्टा रॉ अपॉन रॉ इंटू 100 इज इक्वल्स टू मास की अनसर्टेनिटी मेरा बेटा क्या होगी? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, और ये हमने लेके ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी क्या होगी? हमें पता है दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। तो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी क्या होगी? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ मेरा बेटा, अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास मास की वैल्यू और अनसर्टेनिटी, ये तो हमारे पास यहाँ से हमें मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है हमारे पास वॉल्यूम और उसकी अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई, बल्कि वॉल्यूम के बजाय हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब चूंकि हमें पता है कि रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो मैं अपने रेडियस को फिर तोड़ूंगा डायमीटर में। तो वॉल्यूम बराबर है 4/3 पाई, रेडियस के बजाय डायमीटर अपॉन 2 का क्यूब। अगर मैं इस क्यूब को खोद दूँ तो 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ।
मेरा बेटा अब एक चीज़ देखो, 4/3 एक कांस्टेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी नहीं होती, पाई एक कांस्टेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी नहीं होती, और ये डिनोमिनेटर में जो 8 आ रहा है ये एक कांस्टेंट है, इसकी भी अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो बेसिकली वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डायमीटर अपॉन डायमीटर, और आपको पता है ये पावर है तो पावर क्या हो जाती है, कोएफिशिएंट बन जाती है। तो हमारे पास ये पावर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट लिख देते हैं 3। नाउ अब वापस हम इक्वेशन पे जाते हैं। मेरे पास डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू अब क्या आ गई है, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी। तो अब मैं डेल्टा वी अपॉन वी को रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा डी अपॉन डी से। तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, मास की अनसर्टेनिटी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ठीक है, और ये मैंने लेके लगाया ब्रैकेट, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, और 3 मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। ये मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज उसी कलर में लिख दिया, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। और मैंने आपसे क्या कहा था, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, तो ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए ये चीज़ आपके पास यहाँ पे यहाँ से आई। नाउ अब वैल्यूज़ को प्लग इन करना है हमने। मास की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.1 अनसर्टेनिटी है, 32.5, 0.04 और 1.87। नाउ वैल्यूज़ को हम प्लग इन करते हैं मेरा बेटा, तो हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 32.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये लिखा हुआ था, और आपके पास प्लस, और ये आपके पास 3 टाइम्स ब्रैकेट ओपन डायमीटर की अनसर्टेनिटी 0.04 का 1.87, ठीक है। तो आपके पास 0.04 डिवाइड बाय 1.87 टाइम्स 100, ये हमारे पास आई। नाउ मेरे बेटा इसको जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.72%, और हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक है, two of the forces that act horizontally on the aircraft are the thrust force of the engine and the force due to wind, ठीक है। एक थ्रस्ट फोर्स ऑफ द इंजन हमें नजर आ रही है और फोर्स ड्यू टू विंड हमारे पास आ रही है। द वेक्टर डायग्राम फॉर दीज फोर्सेज इज शोन। अच्छा, ये बेसिकली एक पैराग्राम हमें क्लियरली नजर आ रहा है। विच वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर हमें बनाना है। तो अब हेड टू टेल रूल से हम अगर करना चाहें तो मेरा बेटा एक चीज़ देखो, मैं चाहूँ तो इस वेक्टर को उठा के इस जगह पे बना दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मैं इस वेक्टर को दोबारा बनाता हूँ, या मैं पैराग्राम कंप्लीट कर दूँ, व्हाटएवर, ठीक है बेटा। ये आपके पास वेक्टर तैयार हो गया। अब इस वेक्टर को मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ, ये आपके पास ये वेक्टर तैयार हो गया। ये वही वेक्टर है, बल्कि इसका कलर जो है हम ब्लैक कलर कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्टेंट में मसला ना हो, ठीक है। ये हमारे पास वो वेक्टर हो गया। नाउ अब हम रिजल्टेंट बनाना है, तो अब आपके पास हमने क्या किया, ये हमारे पास पहला वेक्टर था, इसके इसके हेड के ऊपर मैंने दूसरे वेक्टर की टेल को रखा, तो ये हेड टू टेल रूल से मैंने ये वेक्टर ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास स्टार्ट को एंड से मिला दें, एक तरीका ये भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि आप पैराग्राम सिंपली कंप्लीट कर दें, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे। तो दो आपके पास मेथड हैं, एक पैराग्राम मेथड है और एक हेड टू टेल रूल है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। एक्स से वाई की तरफ बॉल जा रही है, एक्स से वाई की तरफ जा रही है, ठीक है भाई, नजर आ रहा है। अराउंड अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस आपके पास, यानी ये जो आपके पास एक सेमी सर्कल आपके पास फॉर्म हो रहा है, इसका जो रेडियस आ रहा है हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, और डायमीटर 2 मीटर्स का हो जाएगा। एज शोन, what is the displacement of the ball from x to y? Now displacement की definition क्या होती है, shortest distance between two points x और y के दरमियान, shortest distance between two points in a straight line। तो आपके पास shortest distance between two points in a straight line ये आपके पास ये बनेगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो आपके पास ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास बनेगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा x to y। अब आपके पास ये कितना हो जाएगा,
तो मेरा बेटा अगर इसका ये आपके पास सेमी सर्कल है और ये आपके पास ये, तो ये बेसिकली आपके पास ये लाइन क्या हो गई, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल आपके पास कितना हो गया, 2 मीटर्स, और हम जा किधर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इफ दिस इज नॉर्थ एंड दिस विल बी साउथ, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम एक्स टू वाई, 2 मीटर्स ड्यू साउथ। क्लियरली हमारे पास आंसर है। तो मेरे ख्याल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है। A rock is launched vertically upwards from the surface of the earth and an identical rock is launched vertically upwards from the surface of the Mars. ठीक है। Each rock is launched with an initial velocity of 12 meters per second. अच्छा, तो दोनों को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका और दोनों को आपके पास, एक को हमने अर्थ के ऊपर लॉन्च किया और दूसरे को हमने लॉन्च किया है मार्स के ऊपर। नाउ आगे देखते हैं। ईच रॉक देन रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। मेरा बेटा हम आगे जाने से पहले मैक्सिमम हाइट पे आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बिकम 0, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। तो मोमेंटरीली एट रेस्ट पर आता है एंड देन फिर मूव डाउनवर्ड्स। नाउ above the surface, before returning back down to the surface, the velocity time graph for each rock is shown. In both cases, air resistance, ये इन्होंने जिंदगी आसान कर दी। क्या आपके पास दोनों केसेस में एयर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज द वेट विच कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। यानी आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनना चाहिए या कांस्टेंट डिसेलेरेशन ग्राफ बनना चाहिए। तो ये आपके पास ये ग्राफ दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज क्या आपको यहाँ से पता चली, यहाँ से आपको ये बात पता लग रही है कि ये मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बिकम 0, तो ये पॉइंट आपके पास मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपके पास मार्स है और ये आपके पास अर्थ के लिए है, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट आपके पास ये रही। नाउ आगे सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द टू रॉक्स। आपके पास डिफरेंस इन हाइट, कौन ज्यादा ऊपर गया। ठीक है, अर्थ के ऊपर आपने उछाला और मार्स के ऊपर आपने उछाला, तो ये बताइए जो ज्यादा ऊपर गया, तो उसके लिए आपके पास ज्यादा ऊपर का मतलब क्या, कि लेट से ये अर्थ है और यहाँ पर आपने बॉल को थ्रो किया और अर्थ पे बॉल यहाँ तक मैक्सिमम हाइट उसकी ये हुई, और ये आपके पास मार्स है, यहाँ पर आपने बॉल को थ्रो किया और बॉल आपके पास यहाँ तक गई। तो डिफरेंस इन हाइट आपके पास ये होगा कि दोनों की आपके पास एरिया अंडर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आपके पास आ जाएगा क्या, कि दोनों की मैक्सिमम हाइट पता लग जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास और डिफरेंस इन द हाइट भी पता लग जाएगा। तो एक तो आपके पास क्या है कि इसने क्वेश्चन में कहा था 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने थ्रो किया है, तो 12 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास दोनों की 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। नाउ अब ये आपके पास ये जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड मोशन को, और ये जो आपके पास एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये डाउनवर्ड मोशन को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के। ठीक है, तो आपके पास ये अर्थ था और आपने बॉल को थ्रो किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, और इसने मैक्सिमम हाइट ये गेन की थी, तो ये मैक्सिमम हाइट एरिया अंडर द दिस ग्राफ पता लग जाएगी। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हमें ये बेसिकली निकालना है। ठीक है, और आपके पास सिमिलरली मार्स के लिए हम आपके पास क्या होगा, मार्स के लिए आपके पास ये होगा, ये होगा। नाउ दोनों का अगर मैं टाइम चेक करूं तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अर्थ के लिए आपके पास जो टाइम लग रहा है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है 1.2 सेकेंड्स, और मार्स के ऊपर जो मेरे पास टाइम नज़र आ रहा है मैक्सिमम हाइट तक का, दिस इज़ मैक्सिमम हाइट, तो ये जो मेरे पास टाइम आ रहा है 0 सेकेंड से लेके और मैक्सिमम हाइट तक का ये टाइम आ रहा है 3.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। पहले हम अर्थ के लिए निकालते हैं, हाफ, बेस कितना है 1.2, हाइट कितनी है 12, तो मैक्सिमम हाइट अर्थ के ऊपर जो अचीव हुई है वो 7.2 मीटर्स हुई है।
सिमिलरली मेरा बेटा हम यही काम मास के लिए कर लेते हैं। हाफ, बेस कितना है 3.2 और हाइट कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो मार्स के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट आपने गेन की वो थी 19.2 मीटर्स। हमें उससे सवाल में क्या कहा है, उसने कहा है कि आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट, यानी सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दें 19.2 में से 7.2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 12। यस, तो ए इज़ द आंसर। Now, question number 7, which statement describes the mass of an object? यानी वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट मास की डेफिनेशन बताती है। ठीक है, तो मास आपके पास, एक तो आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी थी मास की डेफिनेशन, आपके पास क्या होता था, क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, और दूसरी आपको डेफिनेशन जो पढ़ाई गई होगी ए लेवल्स में इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, और इनर्शिया मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, इनर्शिया होता है रिलक्टेंस इन द चेंज ऑफ स्टेट। आइदर रेस्ट से मोशन में आने में वो रिलक्टेंस ऑफर कर रहा होगा, या मोशन से रेस्ट पर आने में जो रिलक्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसे इनर्शिया कहते हैं। तो लार्जर द मास लार्जर विल बी द इनर्शिया। जो मोटे लोग होते हैं उनको आप कुर्सी से कहें कि खड़े हो जाओ तो उनको 2-3 गियर लगा के खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो दुबले पतले होते हैं वो फौरन खड़े हो जाएंगे। नाउ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है, द फोर्स द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन ए के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास मास जो है वो आपके पास फोर्स होती है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद बी के अंदर कह रहा है द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, मोमेंटम इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मास। उसके बाद सी देखते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंजेस इन मोशन। यस, बिल्कुल सही बात है कि स्टेट चेंज करने में जो रिलक्टेंस होती है उसको आप मास की डेफिनेशन आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी देखते हैं द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड, मास इज नॉट अ वेट। नाउ सबमरीन ऑफ टोटल मास 3200 kg, एक सबमरीन है और उसका टोटल मास कितना है आपके पास 3200 kg। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो रेस्ट पर है, अंडर वाटर, पानी के अंदर रेस्ट पे है। द टोटल मास ऑफ सबमरीन इज सडनली डिक्रीज बाय 200 kg, यानी 200 kg डिक्रीज हो गया, तो अब न्यू मास ऑफ सबमरीन आपके पास कितना हो जाएगा 3000 kg। तो आपके पास डिक्रीज बाय 200 kg, तो मैं अगर इसको यूँ लिखूँ एम न्यू मास ऑफ सबमरीन इज 3000 kg। नाउ उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, बाय पंपिंग वाटर आउट ऑफ द सबमरीन हॉरिजॉन्टली इन अ नेग्लिजिबल टाइम। अच्छा, पानी निकाल के सबमरीन से बाहर फेंक दिया था जिसकी वजह से मास डिक्रीज हो गया। द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सबमरीन इज अनचेंज्ड, यानी जो पहले 3200 kg मास जब था उस वक्त जो अपथ्रस्ट था 3000 kg मास के ऊपर भी अपथ्रस्ट की वैल्यू भी वही है, कोई फर्क नहीं आया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपथ्रस्ट इज अनचेंज्ड। नाउ आगे क्या कह रहा है, द चेंज इन द टोटल वेट ऑफ द सबमरीन कॉजेज इट टू एक्सेलरेट वर्टिकली अपवर्ड्स। कह रहा है कि जो वेट में चेंज आया, या जो मैंने न्यू मास लिखा है मुझे उसका नया वेट निकालना चाहिए, तो पहले मैं वेट निकाल लूँ फिर हम आगे रीड करते हैं। तो आपके पास W आपके पास कितना हो गया mg के बराबर, यानी 3000 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 9.81 से, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा 29430 न्यूटन। ये आपके पास न्यू वेट आ गया। अब वो कह रहा है कि इस वेट की वजह से द टोटल वेट ऑफ द सबमरीन कॉजेज इट टू एक्सेलरेट वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आपके पास, अच्छा चलो और आगे देखते हैं। आपके पास वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सबमरीन। ठीक है, कह रहे हैं कि आपके पास शुरू में जो आपके पास एक्सेलरेशन हुई है सबमरीन में वो क्या होगी। नो मेरा बेटा, जब आपके पास सबमरीन एट रेस्ट थी, ठीक है, सबमरीन एट रेस्ट थी, तो उस वक्त आपके पास जो वेट था सबमरीन का वो कितना होगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो वेट आपके पास हो जाएगा W = mg से,
ठीक है, मैं अगर निकालूं तो आपके पास वेट आ जाएगा 31392 न्यूटन्स। ये आपके पास था जब एट रेस्ट थी। एट रेस्ट का मतलब मेरा बेटा डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। तो उस वक्त जो अपवर्ड फोर्स लग रही थी सबमरीन के ऊपर रेस्ट पोजीशन में, वो आपके पास थी 31392 न्यूटन, ठीक है। और डाउनवर्ड फोर्स भी आपके पास इतनी ही थी, तभी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स 0 थी। नाउ उसके बाद जब मास डिक्रीज हो गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब जो फोर्स हो गई वैल्यू वो हो गई 24930। अब आपके पास डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू अब आपके पास कितनी हो गई, 29430 न्यूटन। नाउ दिस डिफरेंस इन फोर्स causes the object to accelerate। अब वो एक्सेलरेशन की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट अपॉन मास, ठीक है। नेट फोर्स अब आपके पास कितनी हो गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 31392 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 29430 और डिवाइडेड बाय जो इस वक्त मास है ऑब्जेक्ट का वो कितना है आपके पास, मास कहाँ गया, ये रहा 200 kg। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 200 kg से। नहीं सॉरी, मास 200 kg नहीं, मास है हमारे पास 3000 kg। मास इज 3000 kg, 200 kg तो मास डिक्रीज हुआ है, तो ये हम 3000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कैलकुलेटर में प्लग इन करने से आपके पास आंसर बनेगा 0.654, यानी बी आंसर है आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स इन एयर, अ बॉक्स इन एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ बॉक्स इन एयर, बॉक्स हवा में है। हवा में का मतलब क्या है, एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स इस बॉक्स के ऊपर आके हिट करेंगे तो ये आपके पास लेट से एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। और वो आपके पास इस बॉक्स को आके हिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पास एयर रेजिस्टेंस आपके पास ये बॉक्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ आगे देखते हैं, अ बॉक्स इन एयर स्लाइड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी जिस वक्त वो स्लाइड कर रहा था उस वक्त स्पीड उसकी इंक्रीज कर रही थी। यहां से वो बेटा एक और आपको क्लू दे रहा है कि आप इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या होगा, कि आपके पास आपको पता होना चाहिए एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड। तो अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एयर रेजिस्टेंस ए आर आल्सो इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, डाउन अ रफ स्लोप मींस आपके पास ये फ्रिक्शनलेस स्लोप नहीं है, यानी ये स्लोप फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। नाउ द स्लोप सरफेस एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, लिख दिया उसने। तो अब आपको ये इसको हाईलाइट कर देना चाहिए कि आपके पास जो स्लोप की सरफेस है वो एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो हम इस कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स को इस तरह से लिख देते हैं कि ये आपके पास ये कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये अब दो फोर्सेस लगनी है, एक एयर रेजिस्टेंस लग रही है दैट अपोजेस द मोशन और फ्रिक्शनल फोर्स दैट आल्सो अपोजेस द मोशन। लेकिन जो सरफेस लगा रही है फ्रिक्शनल फोर्स एफ वो कांस्टेंट है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है विद स्पीड। नाउ वो आपसे और आगे क्या कह रहे हैं, as the box moves from P to Q there are changes to the magnitudes of its acceleration and the total resistive force acting on it। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि हमारे पास टोटल रेजिस्टिव फोर्सेस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी हमारे पास जो बैकवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, वो आपके पास फ्रिक्शनल है प्लस एयर रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है और आपके पास एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड। इसकी वजह से बैकवर्ड फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्सेस आपके पास इंक्रीज करेंगी। तो अब अगर ऑप्शंस देखें कि विच रो डिस्क्राइब द चेंजेस, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रेजिस्टिव फोर्सेस में हम देखें तो हमारे पास इंक्रीज हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं कि आपके पास ये इंक्रीज, ठीक है। तो हम ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, हमारे पास ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, अब सी और डी हमारे पास है क्योंकि दोनों में इंक्रीज और इंक्रीज लिखा हुआ है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं
तो मेरा बेटा जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन रिजल्ट नेट फोर्स आपके पास डिक्रीज होती चली आ रही है। नेट फोर्स डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास थ्रू आउट डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कभी नहीं कर सकती। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक है, ठीक है। आपके पास जब ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे गिर रहा होगा तो आपके पास एक जो कंपोनेंट होगा वेट का, वो ऑब्जेक्ट को स्लोप स्लाइड करा रहा होगा डाउन द स्लोप, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड गेन होगी। लेकिन ये जो स्पीड गेन होगी उससे होगा क्या कि एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी विच अपोजेस द मोशन, और फिर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो इवेंचुअली आपके पास चूंकि स्लोप इज बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी वजह से मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ले, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली डिक्रीज होगी। नाउ मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ये तो पास पेपर का पुराना सवाल है। ठीक है, टू बॉल्स एक्स एंड वाई अप्रोच ईच अदर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड। ये दो बॉल्स हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं और वो कोलाइड करती हैं। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है? देयर इनिशियल स्पीड्स आर यू एक्स एंड यू वाई रिस्पेक्टिवली। After the collision they move apart with speed vx and vy respectively. Their directions are shown. तो after the collision they move in opposite direction। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक है इसलिए स्टिक नहीं करे। विच इक्वेशन इज करेक्ट? तो बेटा मेरे पास ये क्लियरली मैंने आपको लेक्चर के वक्त बताया था कि ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन का सवाल है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला आपके पास क्या है? u1 इनिशियल स्पीड माइनस u2 इज इक्वल्स टू आपके पास v2 फाइनल स्पीड माइनस v1। ठीक है, हमारे पास अगर मैं इस केस के हिसाब से इसको बिठाऊं, इस सिनेरियो के हिसाब से इस फॉर्मूले को बिठाऊं, तो u1 हमारे पास है ux फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। फिर मेरे पास आ गया फॉर्मूले का माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद u2 आपके पास इज बेसिकली uy, और uy आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो आपके पास यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस uy, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल्स टू v2 आपके पास क्या है? इस केस में vy है, राइटवर्ड है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास ये, इसको मैं vy लिख देता हूँ। फिर फॉर्मूले का माइनस है तो मैं भी माइनस लिख देता हूँ। v1 आपके पास जो है, v1 जो है हमारे पास vx है, और ये टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो टेकन एज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके आपके पास माइनस, और इसको लिख देता हूँ vx और ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ux प्लस uy इज इक्वल्स टू vy प्लस vx। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो मेरे पास क्लियरली ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए जून 2023 पेपर 1 वेरिएंट।